सो आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू मांगा को। मांगा का थोड़ा सा सिनॉप्सिस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अंदर एक लड़की होती है जिसे डीमंस के थ्रू एक कर्ज मिला होता है, यानी कि श्राप, जिसके कारण हर 8 से 10 दिन के बाद उसकी जो बॉडी होती है वो उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसके बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा हीट जनरेट होती है कि फिर उसे किसी पार्टनर के साथ कुछ करना पड़ता है। एंड इसके अंदर ये जो हमारी एमसी है यानी कि लड़की, इसे काफी ज्यादा शरीफ दिखाया गया है, बट बस एक कर्ज के कारण उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाती है। सो शुरू करते हैं मांगा को बिना और किसी देरी के। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग को ब्राइजेंट किंगडम देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा रॉयल होता है, जिसमें हम लोग को प्रिंसेस देखने के लिए मिलती है जो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। प्रिंसेस को देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। आफ्टर ऑल जो प्रिंसेस थी वो जिस जगह पे रहती थी वो जगह भी काफी ज्यादा खूबसूरत और काफी ज्यादा रॉयल थी। उसकी ज्वेलरीज से लेके उसके कपड़े सब काफी ज्यादा महंगे और आलीशान थे। वो जो कुछ भी पहनती थी वो ट्रेंड पे आ जाता था। बट जैसे कि नॉर्मली प्रिंसेस के अंदर होता है कि वो काफी ज्यादा रॉयल होती है और सभी लोग उनकी काफी ज्यादा इज्जत करते हैं, इस केस में थोड़ा सा अलग है। ये जो प्रिंसेस है लावण्या, इसकी कोई भी इज्जत नहीं करता था। उसकी इज्जत बस पास्ट के अंदर हुआ करती थी, बट प्रेजेंट टाइम के अंदर सब लोग उसे एक पापी की तरह ही देखते थे। वही जब प्रिंसेस मेन हॉल के अंदर आती है एंड वो सभी लोगों के एक्सप्रेशन को देखती है तो वो मन ही मन कहती है कि कुछ सालों पहले जिस तरीके से लोग मुझे देखा करते थे, अभी इनका जो नजरिया है वो पूरी तरीके से 360 डिग्री के अंदर फ्लिप कर चुका है। बट तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है ये जो लावण्या होती है उसके हाथों के अंदर एक क्रिस्टल होता है जो कि कुछ आइस क्रिस्टल जैसा लग रहा था। वो कहती है इस क्रिस्टल की मदद से वो अपनी बॉडी की हीट को थोड़ा बहुत कम कर सकती है, बट उसे कुछ नहीं पता था कि ये जो चीज है ये कब तक काम करेगी। वही यहाँ का हम लोग को किंग देखने के लिए मिलता है, जो कि सही मायने में किंग होना तो नहीं चाहिए लेकिन स्टिल किंग बन चुका है। वो लावण्या की तरफ देखते हुए कहता है क्या क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही तो तुम अपने कमरे में जाके आराम कर सकती हो। लावण्या कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सही हूँ। तभी पीछे से हम लोगों को एक औरत देखने के लिए मिलती है जो कि इस प्रिंसेस की सौतेली माँ थी, जो आते ही टोंट मारती है कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट के अंदर अगर तुम अपनी बीमारी का बहाना बनाओगे तो ये सही में हमारी रॉयल फैमिली के लिए एक बदनामी होगी। एंड उसकी ये जो सौतेली माँ होती है इसका नाम होता है पामिला। एंड देखा जाए तो ये जो औरत है ये असल में वो जो किंग है उसकी असली माँ है। वो जो किंग होता है वो अपनी माँ को देखते ही ग्रीट करता है। वही ये जो औरत होती है वो लावण्या की तरफ देखते हुए कहती है लगता है कि तुम अपने सारे संस्कार भूल चुकी हो, तुम्हें नहीं पता एक रॉयल डॉटर बन के कैसा रहना चाहिए। एज अ मदर तुम्हारी ये जो हरकत है ये मुझे काफी ज्यादा बुरी लगती है। अगर तुम्हारा बर्ताव ऐसा ही रहा तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते हैं उन्हें सारी चीजें एंडोर करनी पड़ती है, यानी कि सहनी पड़ती है, चाहे उन्हें दुख हो, परेशानी हो या फिर वो बीमारी क्यों ना हो। तो जो लावण्या होती है वो अपनी माँ को देखते हुए मन ही मन कहती है आज शायद से उसकी जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार बस उसकी ये माँ है। अभी उसकी जो सौतेली माँ होती है वो कहती है आज ड्यूक वेरसेक अपना रिटर्न करने वाला है एंड उनके लौटने के ऊपर हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या तुम उन्हें वेलकम नहीं करना चाहोगी? इस बंदे का नाम सुन के लावण्या थोड़ी सी शॉक हो जाती है। एंड लावण्या की शॉकिंग एक्सप्रेशन देखने के बाद उसकी जो सौतेली माँ होती है वो उससे कहती है अभी तुम्हारे ये एक्सप्रेशन के पीछे ये तो नहीं कि तुम उस लड़के को अपने माँ के मौत का कारण समझ रही हो? मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी ज्यादा बचकानी हो सकती हो कि तुम ऐसा कुछ सोचो। अल्टॉट तुम्हारी माँ मर चुकी है एंड तुम एक फॉलन प्रिंसेस हो, बट स्टिल पूरा एम्पायर के लिए तुम एक बर्डन हो। देखा जाए तो वैसे तो तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बस एक स्टेप डॉटर हो। जो बेस्टियन का थ्रोन है ये तुम्हारे पास होता, अगर जो बेस्टियन है उसका एक लड़का नहीं होता तो। एक्चुअली गाइस इसकी असली माँ भी मर चुकी थी एंड इसका असली बाप भी मर चुका था। एंड उन दोनों के मरने के बाद देखा जाए तो ये जो राजगद्दी है ये इसको मिलनी चाहिए थी क्योंकि ये बड़ी लड़की थी, बट क्योंकि उसके बाप के कुछ अफेयर्स थे इस दूसरी औरत के साथ एंड उसके थ्रू उसे एक लड़का हुआ था, सो इसलिए आज पूरी राजगद्दी को वो लड़का संभाल रहा है। पामिला लावण्या की तरफ देखते हुए उसे टोंट मारते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे माँ की मौत का काफी ज्यादा दुख है, आज भी मैं याद करती हूँ तो मुझे पता नहीं काफी ज्यादा रोना सा आता है। जो लावण्या थी वो अच्छी तरीके से जानती थी कि उसकी ये जो सौतेली माँ है वो उसे बस नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। अगर इस वक्त मैं यहाँ से ये फंक्शन छोड़ के चली जाती हूँ तो ये मुझे इसी तरीके से ताने मारती रहेगी। अभी चारों तरफ से ढोल ताशों का हम लोगों को आवाज सुनने के लिए मिलती है। एंड फाइनली यहाँ पे रिटर्न हो चुका था ड्यूक वर्सक का, इसका पूरा नाम था ड्यूक एल्मेडाइट वर्सक। एंड ये जो बंदा था ये अभी एक युद्ध लड़के आ रहा था जिसको ये जीत के आया था। इसके आते ही सभी की नजर उसकी तरफ चली जाती है क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो बंदा था ये दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। उसके आते ही सभी लोग इसके नाम के नारे लगा रहे थे ड्यूक वेरसक जिंदाबाद, ड्यूक वेरसक जिंदाबाद। हम लोगों को साइड में कुछ एलाइट डिसाइबल्स देखने के लिए मिलता है। वो कहता है क्या ये वही बंदा है जिसने पूरी की पूरी विजार्ड क्लैन को खत्म कर दिया? अभी उसके साइड वाला कहता है अरे हाँ ये वही है।
अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि जो विजार्ड था उसने एक हाई लेवल के डीमन को बुलाया था, कोई भी उसे हरा नहीं पा रहा था, बट लॉर्ड ड्यूक वेसक ने उसे हरा दिया। साथ ही साथ वो अपने साथ एक लेजेंडरी स्वॉर्ड भी लेके आया इस बार। तो उसके साइड वाला बंदा कहता है तुम्हें इसकी इतनी ज्यादा तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल वो इतना भी अच्छा नहीं है। हमारे जो कमांडर है थ्रिस्टिन वो इससे काफी ज्यादा बेटर है। वही हम लोग को कमांडर थ्रिस्टिन देखने के लिए मिलता है जो कि एक नाइट था, एंड देखा जाए तो ये भी काफी अच्छा दिखता था। वही जो प्रिंसेस लावण्या होती है उसकी बॉडी इस वक्त पूरी तरीके से लाल हो रही थी, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर गंदी तरीके से हीट जनरेट हो रही थी एंड वो अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। एंड इस तरीके से इतना ज्यादा हैंडसम इंसान को अपने सामने देख के ये और ज्यादा अपना आपाक हो रही थी। ऐसे देखा जाए तो ये जो ड्यूक वेसक है ये इसके बचपन का ही दोस्त है। लावल्या तुरंत अपनी मुंडी हिला देती है एंड वो अपने आप से कहती है तुम्हें अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। मैं इसको देख के कैसे टर्न ऑन हो सकती हो। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो कहती है मुझे लगता है कि मैं ज्यादा टाइम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। वही जो किंग होता है वो ड्यूक वेसक को वेलकम करता है। ड्यूक वेसक तुरंत अपने घुटनों के ऊपर आ जाता है एंड किंग को ग्रीट करते हुए कहता है मुझे माफ कर देना, मैं आपकी राज तिलक सेरेमनी को अटेंड नहीं कर पाया। किंग कहता है अरे मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आफ्टर ऑल तुम काफी ज्यादा सीरियस मैटर के अंदर इन्वॉल्व थे। आफ्टर ऑल जब मैंने तुम्हारी अचीवमेंट्स के बारे में सुना कि किस तरीके से तुमने पूरी की पूरी विजार्ड फोर्स को खत्म कर दिया, मुझे पूरी रात भर नींद नहीं आई इस चीज को सुन के। इसने ये चीज तारीफ के साथ कही थी या जलन के साथ, इस चीज के बारे में सभी लोग डिस्कस कर रहे थे। वही ड्यूक वेसक कहता है आफ्टर ऑल ये सारी की सारी आप ही की कृपा है। वही जो किंग होता है वो कहता है अरे नहीं तुम्हें इतना ज्यादा फॉर्मल होने की कोई नीड नहीं है। वही जो प्रिंसेस लावण्या होती है उसे काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि आफ्टर ऑल जिस जगह पे वो बंदा खड़ा था वो जगह इसकी थी। तभी अचानक से जो ड्यूक वेसक होता है वो प्रिंसेस की तरफ देखते हुए कहता है प्रिंसेस लावण्या आप काफी ज्यादा हेल्दी लग रही हो। एंड ऑलरेडी ये जो प्रिंसेस थी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसकी ये बात सुनते ही मन ही मन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है बोलने की। इस वक्त वो अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल कर रही थी एंड वो कहती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद ड्यूक वेसक, आप बिल्कुल मेरी मॉम की तरह हो, आप उन्हीं की तरह मेरा ख्याल रखते हो। ये चीज सुनकर ड्यूक वेसक के थोड़े से फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है एंड सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि इस लड़की ने जानबूझ के अपनी माँ का नाम लिया। मैं काफी अच्छी तरीके से जानती हूँ ये अपनी सौतेली माँ पामिला के बारे में नहीं बोल रही इस वक्त, बल्कि वो अपनी असली माँ के बारे में बोल रही है। एज एक्सपेक्टेड ये जो रॉयल प्रिंसेस है ये पहले की तरह ही है। अभी उसकी जो सौतेली माँ होती है वो कहती है मेरे भाग्य काफी ज्यादा फूटे हुए हैं, मुझे सही में काफी ज्यादा बुरा लग रहा है इसके लिए। ठीक से उस बंदे को कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं कर सकती जिसने हमारी पूरी की पूरी किंगडम को बचाया है, बट मैं सही में नहीं जानती कि इसके माँ के साथ क्या हुआ था। वही जो प्रिंसेस लावण्या होती है वो ये सारी की सारी चीजें सुन रही होती है। एकदम से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है हीरो, और ये कितनी ज्यादा फनी बात है कि ये लोग इस बंदे को हीरो कह रहे हैं। टाइम था जब ये लोग मेरी माँ के काफी ज्यादा रॉयल सिपाही हुआ करते थे, आखिर में उन सभी लोगों ने मिलके मेरी माँ को मार दिया। ये सब के सब गद्दार है, उन्होंने जबरदस्ती मेरी माँ को एक क्रिमिनल साबित कर दिया। इवन थॉट वो तमाशा देखने के लिए भी आए थे मेरी माँ के मौत का। इन लोगों की आंखों के सामने मेरी माँ का सर धड़ से अलग कर दिया गया। तब तो किसी को याद नहीं आ रहा था कि ये हीरो है। इवन मेरे छोटे भाई को मेरे से दूर कर दिया गया। उस दिन के बाद सभी लोगों ने मुझे एक अनाथ कह के बुलाना शुरू कर दिया। जब से मेरी माँ मरी उसके बाद मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। मैं किसी कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रही थी एंड जो इन सब चीजों के जिम्मेदार है मैं उन लोगों को एक हीरो की तरह कैसे ट्रीट कर सकती हूँ। एंड ये चीज लावण्या ने सबके सामने कह दी थी। सभी लोग इस चीज के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि ये लड़की क्या पागल है, ये सबके सामने ऐसे कैसे कह सकती है। प्रिंसेस लावण्या कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सारी चीजें कैसी होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अचानक से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लावण्या की पूरी बॉडी होती है वो काफी तेजी से रेड होने लग जाती है एंड वो अपना कंट्रोल खोने लग जाती है। हाथ काफी ज्यादा बुरी तरीके से कांप रहे थे। तो ड्यूक वेसक होता है वो इस चीज को नोटिस कर लेता है। तभी जो किंग होता है, वैसे तो देखा जाए तो ये इसका भाई होना चाहिए, वो उसे संभाल लेता है और कहता है क्या तुम सही हो। तभी जो प्रिंसेस होती है वो अपने हाथों के अंदर उस स्टोन की तरफ देखती है। उस स्टोन का जो सारा ग्लो था वो खत्म हो चुका है। वो समझ चुकी थी अभी काफी ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। तुरंत ये बोल के यहाँ से निकल जाती है कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा, उसे रेस्ट की जरूरत। एंड वो भागते हुए यहाँ से जाने लग जाती है। वो जल्दी से जल्दी अपने लिए एक आइसोलेटेड प्लेस ढूंढना चाहती थी। भागते भागते वो सोचती है डैम इट, अगर मैं उस दिन उस हंटिंग कॉन्टेस्ट को अटेंड नहीं करती तो शायद आज मैं इन सब चीजों के अंदर नहीं फंसी होती। उस दिन मैं हंटिंग कॉन्टेस्ट के अंदर गई थी, अगर मैं वहाँ पे नहीं गई होती तो मुझे ये कर्स कभी नहीं मिलता। मैं साफ साफ देखने के लिए मिल सकता था कि इसके नेक के पीछे एक डीमन साइन बना हुआ था एंड ये जो डीमन साइन था ये एक्चुअल में एक गॉड ऑफ डीमन का था। मैं सही में ये सब नहीं चाहती थी। एंड अचानक से उसे अपनी मेमोरीज याद आने लग जाती है कि किस तरीके से उसे ये कर्ज मिला था, किस तरीके से उसे पॉजेस किया गया। अचानक से उसके सामने एक काफी ज्यादा घिनौना सा राक्षस आ जाता है। इसे देख के ये पूरी तरीके से डर जाती है। ये जो राक्षस था ये इसके दिमाग के अंदर था। कहता है
मैं तुम्हारे साथ काफी ज्यादा मजे करता हूँ। अचानक से जो प्रिंसेस होती है उसका काफी ज्यादा सर दर्द होने लग जाता है एंड अचानक से वो जमीन पे गिर जाती है। प्रिंसेस इस वक्त पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो मन ही मन सोचती है क्या उसे किसी की मदद लेनी चाहिए, बट उसे पता था अगर किसी को इसकी कंडीशन के बारे में पता चल गया तो ये काफी ज्यादा बड़े खतरे में पड़ सकती है। शुरुआत में ये सारी की सारी चीजें ये बस रात के टाइम हुआ करती थी, बट अभी वो ये सब चीजें के बारे में सोच ही रही होती, तभी हम लोगों को पीछे से देखने के लिए मिलता है दरवाजा खुलता और उसके अंदर से एक बंदा वो पीछे से बरामदे के अंदर आ जाता है। इसको देखते ही जो प्रिंसेस होती है वो कहती है नहीं ये अच्छा नहीं हो रहा, प्लीज प्लीज तुम यहाँ पे मत आओ। वही वो जो बंदा होता है वो डायरेक्टली प्रिंसेस की तरफ चलता हुआ आ जाता है काफी ज्यादा तेजी से। वो प्रिंसेस को छूते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। प्रिंसेस इस वक्त पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो देती है एंड वो डायरेक्टली उस बंदे के ऊपर जाके गिर जाती है। जो प्रिंसेस पूरी तरीके से अपना आपा खो चुकी थी। इस हालत में लावण्या को देखते हुए वो जो बंदा होता है वो कहता है रुक जाओ तुम्हारी हालत। लावण्या तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है, उसके ऊपर गिर जाती है। वो कहती है मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया, क्या क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। वही वो जो बंदा होता है अरे मैंने मिस किया बट ये तुम क्या। लावण्या धीरे धीरे करके उसके शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। सीन चेंज होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लावण्या होती है वो इस वक्त इस बंदे के ऊपर बैठी हुई थी। लावण्या कहती है मुझे कुछ नहीं पता बट इस वक्त मुझे बस क्या क्या तुम ये नहीं करना चाहते। वो बंदा कहता है ठीक है लेकिन आपकी आइडेंटिटी आपके साथ। लावण्या एक पपी फेस बनाते हुए कहती है मैं ये करना चाहती हूँ। चीज सुन के वो जो सामने वाला बंदा होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, इवन उसका भी फेस पूरी तरीके से लाल हो रहा था। लावण्या के दिमाग में से वो डीमन कहता है बेचारी लड़की जिसे ये भी नहीं पता कि प्यार क्या होता है। हाँ कोई ना, आज मैं इसे बताऊंगा कि प्यार क्या होता है और कैसे किया जाता है। लावण्या इस वक्त उस बंदे के ऊपर थी। फाइनली वो उसे किस कर लेती है। अंदर से दोबारा से आवाज आती है तुम्हें अपने आप का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा हैंडसम ओपोनेंट दिया है, तुम्हें भी इस पल को एंजॉय करना चाहिए। वही सामने वाला पर्सन जो अभी तक काफी ज्यादा हिचकिचा रहा था, फाइनली वो भी पूरी तरीके से टर्न ऑन हो चुका था। वो भी लावण्या को पकड़ लेता और कहता है अगर आप यही चाहती हो तो ठीक है बट इसके बारे में रिग्रेट मत करना। फाइनली इन लोगों के बीच में कुछ हो जाता है। वही बैकग्राउंड के अंदर हमें लावण्या के अंदर से उस शैतान की आवाज आती रहती है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम एंजॉय कर रही हो। एक चैप्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है लावण्या की जो मदर होती है वो एक्चुअल में क्वीन होती है। उसे मौत की सजा सुनाई गई थी क्योंकि उसने अपनी सौतन के बेटे यानी कि पामिला का बेटा जो कि अभी राजगद्दी के ऊपर राजा बन के बैठा हुआ है उसके ऊपर उसे काला जादू करके मारने की कोशिश की थी। ये सब उसने इसलिए किया था क्योंकि उसकी जो माँ थी वो अपनी इस सौतन से काफी ज्यादा नफरत करती थी क्योंकि उसके पति ने उसके ऊपर से सारा का सारा ध्यान हटा दिया था उसके इस सौतन के आने के कारण। बट मैं उस टाइम ये सब चीजें सोचने के लिए काफी ज्यादा छोटी थी। मुझे ये सब चीजें अजीब बिल्कुल भी नहीं लगती थी। एंड फाइनली इस गुनाह के लिए उसकी माँ को मौत की सजा सुनाई गई जहाँ पे सभी के सामने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। एंड ये चीज लावण्या ने अपने आंखों से देखी थी, इसके कारण उसके दिमाग के अंदर ये सारी चीजें बैठ चुकी थी। लावण्या की माँ के मरने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अभी आप सभी लोगों को ये लग रहा होगा कि ये तो एक नोबल प्रिंसेस है, इसके बारे में कोई गलत कैसे सोच सकता है, क्योंकि इसकी जो माँ थी उसके ऊपर काफी ज्यादा संगीन अपराध लगे थे, जैसे डीमंस के साथ मिलके काला जादू करके अपनी सौतन के बेटे को मारने का। डीमन से मिलना ही बहुत बड़ा पाप था एंड उसके साथ मिलके काला जादू करना, जिसके कारण इवन जो उसके फादर थे उन्होंने भी ना चाहते हुए उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। मदर के मरने के बाद लावण्या अकेली रहना स्टार्ट कर चुकी थी। कुछ टाइम के बाद उसके फादर भी एक फाइट के अंदर मारे जाते हैं। उसके बाद उसकी सौतेली माँ का बेटा, उसका नाम बेस्टियन था, उसे राजगद्दी के ऊपर बैठा दिया जाता है। बल्कि देखा जाए तो उसके ऊपर अधिकार मेरा था, बिकॉज मैं उनकी पहले पत्नी की बेटी थी, मैं उनका असली खून थी। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, सब नए किंग को वेलकम कर रहे थे। मैं वहाँ पे बस खड़े खड़े ये सारा तमाशा देख रही थी। मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी, इवन मेरे पास भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी कोई पावर्स नहीं थी। इसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं मोनास्ट्री के अंदर एंटर कर जाऊं, यानी कि चर्च के अंदर, एंड मैं अपनी लाइफ वहीं पे गुजारूं। शायद से भगवान के चरणों में जाने के बाद मेरे जिंदगी के ऊपर कोई भी खतरा ना हो। बट जो बेस्टियन था, यानी कि इसका भाई सौतेला वाला, वो इन सब चीजों के बिल्कुल ही खिलाफ था। मैंने लावण्या से कहा था कि भले ही वो उसका हाफ ब्रदर है, बट वो कभी नहीं चाहेगा कि लावण्या दुखी रहे। एंड तुम्हें एक चीज समझनी चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कभी कोई थ्रेट नहीं बनूंगा। मैं तुम्हारे लिए इसलिए इतना चिंतित हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इवन उस चर्च के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो भी इतना अच्छा नहीं है। तुम 25 साल की हो जाओगी, उसके बाद अगर तुम मोनास्ट्री के अंदर जाना चाहो तो तुम जा सकती हो, तुम्हें रॉयल कंसेंट की कोई जरूरत नहीं होगी। एंड उस वक्त मैं भी तुम्हें नहीं रोक पाऊंगा, तब तक तुम्हें यही रहना पड़ेगा। तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। इसे
देखा जाए तो ये जो बंदा था ये दिल का अच्छा था। जब मुझे मेरी सौतेली माँ मारा करती थी उसके बाद ये बंदा मेरे लिए काफी सारे तोहफे भेजा करता था। शायद पूरे पैलेस के अंदर अगर कोई मेरी सही में चिंता करता है तो वो बेस्टियन ही है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जब तक मैं 25 साल की नहीं हो जाती मैं उस प्लेस के ऊपर नहीं जाऊंगी। इतना तो मैं सह ही सकती हूँ, बट अभी लगता है कि मेरा वो प्लान भी पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। कि कुछ 20 दिनों पहले मैं हंटिंग कंपटीशन के अंदर गई थी। वहाँ पे मुझे गार्ड करने के लिए एक सिंगल गार्ड नहीं था, बल्कि मैं इस पैलेस की प्रिंसेस हूँ। इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो डीमंस है उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। मैंने बहुत चिल्लाया, मैंने काफी ज्यादा मदद मांगने की कोशिश की, बट जब मेरी आंखें खुली तो मैं सेक्रीफाइस एल्टर के ऊपर थी। जगह के ऊपर मुझे श्राप दिया गया एस्मोडियस के थ्रू, जो कि शैतान का नाम है। पूरी जिंदगी मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं रहेगा, मेरी खूबसूरती मेरी दुश्मन बन जाएगी। उस दिन से हर हफ्ते के बाद, हर कुछ 10 दिन के बाद मुझे एक मर्द की जरूरत पड़ती थी, बल्कि ये मैं कभी भी नहीं चाहती थी। इस दिन ये बात बाकी लोगों को पता चल गई मैं किस तरीके की औरत हूँ। उस दिन शायद से इस जगह से निकलने का जो मेरा सपना है वो सपना ही रह जाएगा। प्रिंसेस लावण्या इस महल के अंदर कभी भी नहीं रहना चाहती थी, वो हमेशा से यहाँ से निकलना चाहती थी। एंड उस दिन से वो अपनी 25 साल के होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी अभी उसे डीमन के द्वारा कर्ज कर दिया गया है तो शायद ये रास्ता भी पता नहीं वो अपना पाएगी या नहीं। शिफ्ट होता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो प्रिंसेस लावण्या होती है वो अपनी आंखें खोलती है। उसका सर इस वक्त काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। साथ ही साथ उसके बॉडी के अंदर जो बर्निंग सेंसेशन हो रही थी एक दिन पहले वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। इस वक्त वो काफी ज्यादा नॉर्मल और काफी ज्यादा फ्रेश फील कर रही थी। बस एक धुंधली सी शक्ल याद आ रही थी। इन सब चीजों के बारे में सोचने के बाद जो प्रिंसेस लावण्या होती है वो काफी ज्यादा टेंशन के अंदर आ जाती है, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। प्रिंसेस लावण्या को अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन अगर गलती से भी मोनास्ट्री के अंदर ये बात फैल जाती है, यानी कि चर्च के अंदर, प्रिंसेस लावण्या शायद ही कभी चर्च के अंदर जा पाएगी। वो चर्च के अंदर जा तो सकती है लेकिन चर्च के पादरी नहीं बन सकती, यानी कि एक तरीके से आप नन समझ सकते हो। इससे भी ज्यादा अभी चिंता वाली बात ये थी, मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं लास्ट नाइट किसके साथ थी। मैंने आखिर वो सारी चीजें किसके साथ की। उसे बस अपनी कुछ धुंधली यादें याद आ रही थी। वैसे उसे ये सब चीजें करनी तो नहीं थी, लेकिन उसे ये सब चीजें बुरी नहीं लग रही थी। उसे पता नहीं रिग्रेट नहीं हो रहा था इन सब चीजों का। ये सारी की सारी चीजें गाइस उस कर्ज के कारण ही हो रही थी। एक्चुअल में जो प्रिंसेस लावण्या थी वो दिल की काफी ज्यादा अच्छी थी। हमें प्रिंसेस लावण्या के नेक के पीछे का सील देखने के लिए मिलता है, जो कि फाइनली काम डाउन हो चुका था। जो पहले काफी ज्यादा तेजी से रेड कलर के अंदर ग्लो कर रहा था वो अभी काफी ज्यादा नॉर्मल हो चुका था। फिलहाल इसे इस चीज की चिंता हो रही थी कि गलती से भी उस आदमी ने इस चीज के बारे में अगर बाकी लोगों को बता दिया तो तभी वापिस से हमें कुछ ब्लर इमेजेस देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर जो प्रिंसेस लावण्या थी उसने उस बंदे से पहले ही कह दिया था कि तुम्हें इस चीज को सीक्रेट रखना है। एंड वो बंदा इस चीज के लिए मान भी गया था। बट यहाँ पे जस्ट बैठे बैठे प्रिंसेस लावण्या उस बंदे की बातों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती थी। उसे कुछ भी करके उस बंदे को ढूंढना होगा। उसे उस बंदे की शक्ल भी याद नहीं है। अभी वो अचानक से अपनी घंटी बजाती है, तुरंत उसकी सर्वेंट उसके सामने आ जाती है। लावण्या अपने सर्वेंट से पूछती है कि लास्ट नाइट मुझे यहाँ पे कौन लाया था। सर्वेंट कहती है जहाँ तक कि मुझे याद है काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। लावण्या सर्वेंट से पूछती है मुझे बताओ मैं कैसे आई थी, क्या मेरी कंडीशन कैसी थी। सर्वेंट लावण्या को बताती है उसे कमांडर जायार्ड के थ्रू लाया गया था यहाँ पे। वो उसे अपनी गोदी के अंदर उठा के लाए थे। एंड उस वक्त जो लावण्या थी वो बेहोश थी, उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। चीज सुन के जो लावण्या होती है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो लास्ट नाइट ट्रिस्टन जायार्ड के साथ थी। ट्रिस्टन जायार्ड थे, देखा जाए तो ये जो बंदा था ये काफी ज्यादा नोबल था। एंड ये एक कमांडर था, ये रेड टेम्पर नाइट्स का कमांडर था। ये बस किंग की बातें सुना करता था, उसके अलावा इसके ऊपर कोई भी हुक्म नहीं जता सकता था। सर्वेंट लावण्या को बताती है कमांडर ट्रिस्टन ने उसे बताया कि जो लावण्या थी वो एक्चुअल में गार्डन के अंदर बेहोश हो गई थी। साथ ही साथ कमांडर ने मुझे ये चीज भी सीक्रेट रखने के लिए कहा, मुझे किसी भी डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे शांत रहना है, मुझे इस चीज के बारे में किसी को नहीं बताना। क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ था। प्रिंसेस लावण्या इस चीज के बारे में सुन के काफी ज्यादा परेशान हो रही होती। धीरे धीरे करके ये चीजें कंफर्म हो रही थी। कमांडर ट्रिस्टन लास्ट नाइट लावण्या को उसके रूम में लेके आया था। एंड साथ ही साथ उसने उस सर्वेंट से ये भी कहा कि उसे डॉक्टर को बुलाने की कोई नीड नहीं है। इसका मतलब जिस इंसान के साथ मैंने किया था वो और कोई नहीं, वो कमांडर ट्रिस्टन थे। लावण्या एक चीज काफी तरीके से जानती थी कि जो ट्रिस्टन है वो काफी ज्यादा साफ दिल का इंसान है, किसी भी औरत के बारे में ऐसा कुछ सोच नहीं सकता। बट जिस तरीके के सर्कमस्टेंसेस वहाँ पे क्रिएट हुए थे ये पॉसिबल हो सकता है। बट कुछ भी हो मुझे इस चीज को कंफर्म करना पड़ेगा। वही हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाइट्स और बाकी सब लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी अचानक से एक एलाइट डिसाइपल ट्रिस्टन को बुलाने के लिए आया था। वो कमांडर ट्रिस्टन से कहता है कि वो प्रिंसेस वो पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, उसने आपको बुलाया है, कोई ये चीज पता होनी चाहिए कि इस वक्त ये हमारा काम का टाइम है।
वो कमांडर को बताता है कि वो आपसे पर्सनली मिलना चाहती है। मुझे समझ नहीं आता कि इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। वही जो कमांडर ट्रिस्टन होता है वो कहता है तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए, आफ्टर ऑल वो प्रिंसेस है, तुम उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद ट्रिस्टन यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसके ये जो 2 डिसाइपल्स होते हैं वो आपस में बात करते हुए कहता है कि जो कमांडर है उनका दिल काफी ज्यादा साफ है, जिस प्रिंसेस से सभी लोग नफरत करते हैं उस प्रिंसेस की भी जो कमांडर ट्रिस्टन है वो काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। ये सब चीजें जो होता है वो ट्रिस्टन सुन लेता है। वो कहता है कि तुम आजकल ज्यादा बोलने लग गए हो, तुम्हें पनिशमेंट है कि तुम्हें 5000 टाइम एडिशनली स्वॉर्ड को स्विंग करना पड़ेगा। वही जो डिसाइपल्स होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं उस प्रिंसेस के लिए इतना ज्यादा रूड होने की क्या जरूरत है, वो भी हमारे साथ रूड हो रहा है। उसके साइड वाला बंदा कहता है कमांडर का दिल काफी ज्यादा अच्छा है एंड साफ है, वो हमेशा सच्चाई और अच्छाई के साथ रहता है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि हम भी कमांडर को फॉलो करते हैं। कुछ टाइम के अंदर जो कमांडर ट्रिस्टन होता है वो लावण्या के रूम के अंदर पहुंच जाता है। जब ट्रिस्टन यहाँ पे आता है तो उसे एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे कोई गार्ड क्यों नहीं है। आफ्टर ऑल वो एक प्रिंसेस है एंड उसके बारे में कैसी भी इमेज क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे किसी न किसी गार्ड को तो होना चाहिए था। ये सब चीजें देख के ट्रिस्टन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ट्रिस्टन प्रिंसेस के रूम का दरवाजा नॉक करता है। प्रिंसेस उसे अंदर आने के लिए कहती है। यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लावण्या एक टेबल के ऊपर काफी सारा खाना लेके उसका इंतजार कर रही थी। लावण्या उसे अंदर बुलाती है। कमांडर ट्रिस्टन अंदर जाते ही लावण्या को ग्रीट करता है। लावण्या उसे कहती है कि आओ और बैठो। एक तरीके से लावण्या ने यहाँ पे कुछ डेट जैसा करके रखा था। लावण्या होती है वो चाय पीते हुए ट्रिस्टन से कहती है मैंने सुना कि कल रात को मैं अनकॉन्शियस थी एंड तुम मुझे वापस लेके आए थे। ट्रिस्टन हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। इस चीज के लिए जो लावण्या होती है वो ट्रिस्टन को थैंक्स कहती है। वही ट्रिस्टन उसे कहता है कि मैंने जो मुझे करना चाहिए था मैंने वो किया, ये मेरा फर्ज था। ट्रिस्टन लावण्या से पूछता है क्या आपकी बॉडी इस वक्त सही है, क्या आपको दर्द हो रहा है। जी सुन के लावण्या को काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था। वो कहती है मैं ठीक हूँ। ट्रिस्टन लावण्या से कहता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने मुझे ऑर्डर दिया था उस बारे में किसी को ना बताने के लिए, इसलिए मैंने उस सिगरेट के बारे में किसी को नहीं बताया। सब चीजें सुनने के बाद लावण्या का हाथ कांपने लग जाता है। फिर भी वो काफी ज्यादा नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश कर रही थी। कहीं न कहीं मनी मन उसको श्योरिटी मिल गई थी कि लास्ट नाइट वो जिसके साथ थी वो ट्रिस्टन ही था। ट्रिस्टन लावण्या से पूछता है आखिर बात क्या है, क्या आपको कुछ हो गया था। लावण्या कहती है ऑफकोर्स, आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। लावण्या को लग रहा था कि ट्रिस्टन को सब कुछ पता है, बट वो जानबूझ के उसे नर्वस फील कराने के लिए ये सब बातें कर रहा था। वही जो ट्रिस्टन होता है वो तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है एंड कहता है कि प्रिंसेस आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर मैं एक नाइट हूँ एंड रॉयल फैमिली की तलवार, रॉयल फैमिली को अगर अपने खून से भी मुझे सींचना पड़े, प्रोटेक्ट करना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। एक तलवार की कभी कोई जुबान नहीं होती। लावण्या कहती है तो क्या हो गया, तलवार की गर्दन तो होती है ना। गर्दन का मतलब हैंडल था। जो लावण्या होती है वो काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ इस बंदे से पूछती है मुझे समझ नहीं आता, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो तुमने मेरे साथ वो क्यों किया। क्या तुमने वो गंदी हरकत इसलिए की कि मैंने लास्ट टाइम तुम्हें सबके सामने इंसल्ट किया था, क्या तुमने उस चीज का बदला लेने के लिए ये सब किया। प्रिंसेस आपने मुझे जो भी दिया वो एक्चुअल में कोई इंसल्ट नहीं थी बल्कि वो ब्लेसिंग्स थी। इस केस में दिया का मतलब जो प्रिंसेस होती है वो कुछ और ही समझ लेती है एंड वो कहती है क्या ब्लेसिंग्स, क्या एक रॉयल लेडी के साथ लपेटना तुम्हें ब्लेसिंग्स लगती है, तुम मना भी कर सकते थे। आफ्टर ऑल तुम बस एक नाइट हो, तुम्हें जो भी चीज दी जाए इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी चीज को ले लो। कृष्ण थोड़ा सा शॉक में होता है एंड कंफ्यूजन के अंदर। वही जो लावण्या थी वो काफी अच्छी तरीके से जानती थी इन सब चीजों के अंदर अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो उसके अंदर ट्रिस्टन की कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती लावण्या की है। बट स्टिल उसे इस तरीके से एक नाइट के द्वारा ह्यूमिलेट किया जा रहा था, ये उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो ट्रिस्टन की तरफ देखते हुए कहती है ट्रिस्टन जेयार्ड, मुझे लगता है कि तुम्हारा एस्कॉर्ट रिव्यूज करना मेरे लिए एक अच्छा डिसीजन था। एस्कॉर्ट यानी कि एक तरीके की प्रोटेक्शन समझ सकते हो। जाते जाते लावण्या बस इतना ही कहती है कि जो कुछ भी लास्ट नाइट हुआ था ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि तुम इस चीज को एक सीक्रेट रखो कि आफ्टर ऑल इन सब चीजों के पीछे एक नाइट की भी वफादारी जुड़ी हुई है अपने क्लैन के साथ। आफ्टर ऑल तुमने कहा है कि तुम इस किंगडम की एक रॉयल स्वॉर्ड हो एंड अगर एक तलवार एक इंसान बनने की कोशिश करती है तो मैं उसे उसके मयान में फेंक दूंगी। जो लावण्या होती है वो यहाँ से जा ही रही होती है, तभी जो ट्रिस्टन होता है वो उसे आवाज लगा के कहते हैं प्रिंसेस आप क्या कहने की कोशिश कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं रहा। आप उस बात से क्या कहना चाहती थी कि मुझे किसी प्रिंसेस या फिर किसी रॉयल लेडी के बॉडी से नहीं लिपटना चाहिए। ये क्वेश्चन सुनते ही जो प्रिंसेस होते हैं उसके पूरी तरीके से होश उड़ जाता है। अभी तक लावण्या को ऐसा लग रहा था कि लास्ट नाइट वो जिसके साथ थी वो ट्रिस्टन ही था। ट्रिस्टन को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसका मतलब वो इंसान ट्रिस्टन नहीं था। वही सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को बाहर का भी अच्छे अच्छे गाने बज रहे होते हैं। खुले में एक बहुत बड़ा फैमिली टेबल रखा हुआ होता है जिसके ऊपर सारे के सारे नोबल क्रिएचर्स बैठे हुए थे। इसके अंदर हम लोग को प्रिंसेस लावण्या भी देखने के लिए मिल सकती थी। वैसे तो गाइस इस प्रिंसेस का नाम लावलियान है बट मुझे इसे लावण्या कहना ज्यादा पसंद है। हमें देखने के लिए मिलता है जो लावण्या होती है वो ठीक किंग के साइड में बैठी होती है यानी कि बेस्टियन के साइड में। एंड सच्ची बोलूं तो ये इसका छोटा भाई है, सौतेली माँ वाला। प्रिंसेस की तरफ देखते हुए कहता है लावण्या क्या तुम ठीक हो, क्या तुम अभी ठीक महसूस कर रही हो। बस लास्ट डे आप लोगों को याद होगा कि जो प्रिंसेस लावण्या थी उसने दरबार के अंदर सभी लोगों के सामने उल्टा
सीधा बोल के वहाँ से चली गई थी। इस वक्त जो बेस्टियन ने लावण्या को बोला था, लावण्या को कुछ भी सुनाई नहीं दिया था क्योंकि उसका ध्यान नहीं था। बेस्टियन की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे माफ करना योर मैजेस्टी, क्या आपने कुछ मुझसे कहा भी? जो उसकी सौतेली माँ होती है कैमिला, वो उसे ताना मारते हुए कहती है, तुम्हारी डिग्निटी कहाँ गई रॉयल फैमिली को लेके? आफ्टर ऑल तुम इतने बड़े ऊंचे दर्जे के इंसान की बातों को नजरअंदाज कैसे कर सकती हो? कल भी तुमने सभी लोगों के सामने इतनी ज्यादा बदतमीजी की थी। लावण्या इन सब चीजों के बारे में बहस नहीं करती एंड वो डायरेक्टली सॉरी कह देती है। बट उसकी जो सौतेली माँ थी उसके लिए ये चीज थोड़ी सी अजीब थी कि लावण्या ने काफी आसानी से उसे सॉरी कह दिया था। ये लावण्या इस वक्त लड़ने के बिल्कुल मन में नहीं थी क्योंकि उसका दिमाग खुद नहीं चल रहा था जो भी उसके साथ हो रहा था उन चीजों के कारण। हम लोग को ड्यूक वैसक देखने के लिए मिलता है जो कि यहीं पे बैठा हुआ था। वो कहता है, ऑल राइट, मुझे उस चीज का बुरा नहीं लगा। मैं जानता हूँ कि जो प्रिंसेस है वो उस टाइम अपने आपे में नहीं थी। बेस्टियन होता है, वो लावण्या से कहता है, अगर तुम्हें अभी भी सही फील नहीं हो रहा होगा तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी अचानक से हम लोग को वहाँ पे एक कुत्ता देखने के लिए मिलता है जो कि बेस्टियन की तरफ देख के भौंकने लग जाता है। भाई जो उसकी माँ होती है वो तुरंत उस कुत्ते की तरफ गुस्से में कहती है, तुम्हें अपनी औकात के अंदर रहना चाहिए। किंग की तरफ इस तरीके से देख के नहीं भौंकने के बाद वो उसके मुंह में एक खिलौना दे देती है। वही इसकी जो माँ होती है पालोमा, वो राजा से कहती है कि देखो, मुझे लगता है कि जो प्रिंसेस लावण्या उसने कल ड्यूक एलमंड के साथ भी काफी ज्यादा बदतमीजी की थी। गाइस, ये जो ड्यूक वैसे के उसी का नाम ड्यूक एलमंडाइट है। वही जो राजा होता है वो कहता है, मदर, मुझे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें एक रॉयल फिजिशियन को बुलाना चाहिए। लेकिन लावण्या उसकी तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। उसके बाद ये लोग खाना खाने लग जाते हैं। जो बेस्टियन होता है वो कहता है, अरे हाँ, मेरे पास एक गुड न्यूज है। होली नेशन है वो इस वक्त हमारी रॉयल फैमिली के अंदर एक पैट्रॉन को भेजने वाला है, यानी कि एक तरीके से एक रक्षक। इसके बारे में सुन के सब लोग थोड़े से शॉक हो जाते हैं। बेस्टियन कहता है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वॉर की सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही थी हैंडल करना। इवन जो होली नेशंस है उन लोगों को भी ड्यूक एल्मोडाइट का जो एफर्ट्स है वो काफी ज्यादा पसंद आया। मतलब ये जो बंदा जो कि पूरी की पूरी डीमन सैक को हरा के आया था, उसको लेके इसकी जो वाह आई थी वो चारों तरफ फैल चुकी थी। इसलिए जो प्रोटेक्टर था वो ड्यूक को ब्लेसिंग्स देने के लिए आ रहा था। लावण्या को ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए लावण्या को ड्यूक ही पसंद नहीं था क्योंकि आपको पता है कि ड्यूक वैसाख को वो अपनी माँ के मौत का कारण समझती है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। गाइस, होली नेशन के द्वारा ब्लेसिंग्स देना एक बहुत बड़ी बात होती है। तरीके के ऐसे समझ लो कि ये लोग इनको वरदान देने के लिए आते हैं, सुपर पावर्स प्रोवाइड करने के लिए आते हैं। जिन जिन लोगों को होली नेशंस के थ्रू ब्लेसिंग्स मिलती है उनकी जो बॉडी होती है उनके बॉडी के अंदर एक डिवाइन प्रोटेक्शन बन जाता है। एक्चुअल में ये जो प्रोटेक्टर था ये होली नेशन से आ रहा था। देखा जाए तो वो खुश होकर यहाँ पे आ रहा था कि जो ड्यूक वैसक था उसने एक डीमन सैक को खत्म किया था, जो कि डेफिनेटली बुराई के खिलाफ तो सारे के सारे क्लैंस ही होते हैं, फिर चाहे वो एशियन क्लैन हो डिवाइन क्लैन। ब्लेसिंग्स मिलने के बाद ना कि किसी की जो फिजिकल पावर है वो बढ़ती है, बल्कि उसके अटैक्स वगैरह वो सारी चीजें भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है एंड वो बंदा बीमार भी नहीं होता जल्दी, बट फिर वो गॉड के एक मसीहा बन जाता है। वही जो पालोमा होती है वो कहती है कि जो तुम्हारे फादर थे वो भी इस वक्त भगवान के चरणों में होंगे एंड वो काफी ज्यादा खुश होंगे। वही जो ड्यूक बेसर होता है वो कहता है, मैंने ऐसा भी कुछ खास नहीं किया, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। वही पालोमा कहती है कि तुम काफी ज्यादा शरीफ हो, तुम काफी ज्यादा हम्बल हो। होली नेशन के डिवाइन प्रोटेक्टर के बारे में सुनने के बाद जो लावण्या होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर डेमनिक पोजीशन हुआ था कि डीमंस ने उसे कर्ज दिया था। देखा जाए जो प्रोटेक्टर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है एंड मे बी वो लावण्या की तरफ देखते ही बता दे कि जो लावण्या है वो डीमंस के साथ मिली हुई है। जो उसकी माँ थी उसने डीमंस के साथ मिलके पालोमा के बेटे को मारने की कोशिश की थी एंड उसके कारण ऑलरेडी उसको मौत की सजा सुना दी गई थी। अगर अभी ये चीज प्रूफ हो गई कि उसकी बेटी वो भी डीमंस के साथ मिली हुई है तो ये डेफिनेटली लावण्या के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। देखा जाए तो वो डीमंस के साथ नहीं मिली हुई थी, स्टिल एट द एंड कौन इन सब चीजों के ऊपर भरोसा करने वाला है कि उसके साथ क्या हुआ था। लावण्या को इस वक्त काफी ज्यादा डर लग रहा था, उसे लग रहा था कि उसे भी मार दिया जाएगा। वो कहती है जब से उसे ये कर्ज मिला है तब से उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। वही जो लावण्या की सौतेली माँ होती है पालोमा, लावण्या की तरफ देखते हुए कहती है, मैं इस चीज के बारे में कैसा लग रहा है। लावण्या ये सुन के थोड़ी सी शॉक हो जाती है। वो मन ही मन कहती है, क्या क्या ये प्रोटेक्टर के बारे में बात कर रही है। उसकी मॉम कहती है, मुझे लगता है कि जो ड्यूक वेजर क्या वो इस टाइटल के बिल्कुल लायक है कि उसे ब्लेसिंग्स मिल रही है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? बिकॉज मुझे तो लगता है कि वो वर्दी है। आफ्टर ऑल इस बंदे ने पहले भी हमारी काफी ज्यादा मदद की है। ड्यूक ने हमारी मदद की थी उस डायन को जिसने मेरे बेटे के ऊपर जादू किया था, अरेस्ट करने में ड्यूक ने भी काफी ज्यादा मदद की थी। आफ्टर ऑल उसी के कारण हमारे किंगडम से वो मनुष्य औरत जा पाई। ये चीज सुन के लावण्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ये उसकी माँ की बातें थी। पालोमा लावण्या की तरफ देखते हुए कहती है, तुम इस तरीके से अपना मुंह क्यों बना रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मुझे ये मत बोलना कि तुम अभी भी बीमार हो। आफ्टर ऑल तुम उस बहाने को ज्यादा टाइम तक नहीं बना सकती। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? शेरू, वही जो इसका शेरू होता है यानी कि वो कुत्ता, वो भी भौंकते भाऊ भाऊ करके बोलता है। वही इस वक्त जो लावण्या था उसका हाथ कांप रहा था एंड उसे ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। हमें देखने के लिए मिलता है जो किंग बेसेंट होता है उसे भी ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी। भाई आसपास के जितने भी वेटर्स थे वो भी इस चीज के बारे में बात करने लग जाता है कि जो क्वीन डुआगर है वो एक्चुअल में प्रिंसेस को वापस से हैरेस करने की कोशिश कर रही है। एज इसका सरनेम डुआगर, नाम पालोमा ही है। दूसरी वेटर कहती है, अरे जो चल रहा है चलने दो ना, आफ्टर ऑल ये सब चीजें नहीं चलेगी तो हमें तमाशा कैसे देखने के लिए मिलेगा? वैसे भी ये तो एक्सपेक्टेड है।
सौतेली माँ किसी और के बच्चे को कैसे प्यार दे सकती है, एंड वो भी उस माँ की बेटी को जिसने उसके बेटे के ऊपर जादू करने की कोशिश की थी डीमंस के साथ मिलकर। जो लावण्या होती है वो काफी ज्यादा शांति के साथ बैठी होती है एंड वो कुछ भी नहीं कहती। पालू माँ उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि तुम इसी तरीके से काफी ज्यादा अच्छी लगती हो प्रिंसेस, अभी ये सब चीजें सुन के यहाँ से भाग मत जाना वापिस से। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो ड्यूक वैसे होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है एंड वो कहता है अभी मुझे जाना होगा। पालू माँ होती है उसे समझ नहीं आता कि ड्यूक वैसे को अचानक से क्या हो गई। इसके जो चेले होते हैं वो अभी भी खाना खा रहे होते हैं और वो कहता है बॉस हमने अभी तक खाना नहीं खाया, रुक जाओ थोड़ा टाइम। लेकिन जो ड्यूक वैसे होता है वो यहाँ से चला जाता है। जब ड्यूक वैसे यहाँ से जा रहा होता है तो बाकी के जो लोग होते हैं सर्वेंट्स वो बातें करते हैं कि आफ्टर ऑल ड्यूक वैसे को खुद यहाँ के किंग के द्वारा इनवाइट किया गया था, बट अचानक से इसे कौन सी मिर्ची लग गई जो ये इस तरीके से उठ के चला गया। मोरेवर ये जो इवेंट था ये इसी के लिए रखा गया था क्योंकि इस बंदे ने पूरे के पूरे किंगडम को बचाया था। वही हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो किंग बेसेंट होता है, जो पालोमा होती है, ये दोनों के दोनों ड्यूक वैसे को वहां तक छोड़ने के लिए आते हैं। ड्यूक वैसे पालोमा की तरफ देखते हुए कहता है आपको कुछ समझने की कोई जरूरत नहीं है, एक्चुअली मुझे सही फील नहीं हो रहा था, मैं थोड़ा बीमार हूँ एंड मुझे लगता है कि आपको पता होगा इन सब चीजों का रीजन। लेकिन पालूमा को सही में कोई भी चीज समझ नहीं आ रही थी। वही जो ड्यूक वैसे होता है वो किंग से माफी मांगता है। आफ्टर ऑल आज का ये जितना भी प्रोग्राम था ये इसी के लिए रखा गया था एंड ये इस तरीके से अपनी प्रोग्राम से उठ के जा रहा था। लेकिन जो किंग होता है वो इसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी लॉयल्टी हमारी वफादारी इसी तरीके से बरकरार रहेगी। इसकी माँ जो पालूमा होती है उसे ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। वही जो ड्यूक वैसे होता है वो जस्ट यहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो राजा की तरफ देखते हुए कहता है ऑलरेडी यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो शायद से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया है। जो प्रिंसेस है उन्हें भी यहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा शायद, तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि मैं प्रिंसेस को उनके रेसिडेंसीज के अंदर छोड़ आऊँ। ये चीज सुन के जो लावण्या होती है वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है। आफ्टर ऑल उसे ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं था, वो इसे अपने माँ के मौत का कारण समझती थी एंड वो पता नहीं उसकी तरफदारी इतनी ज्यादा क्यों कर रहा था, बल्कि उसने लास्ट टाइम इस बंदे की काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी थी सबके सामने। भाई जो किंग बेसेंट होता है वो लावण्या की तरफ देखता है एंड वो थोड़ा सा कंफ्यूजन के अंदर होता है। जिसके बाद वो कहता है ठीक है तुम उसे छोड़ने जा सकते हो, मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। उसके बाद जो ड्यूक वैसे होता है वो लावण्या का हाथ पकड़ते हुए उसको उसके कमरे तक लेके जाता है, बट थोड़ी दूर आने पे ही जो लावण्या होती है वो अपना हाथ छुड़वा लेती है एंड कहती है मैं अभी ठीक हूँ। जस्ट यहाँ से जा रही होती है तभी ड्यूक वैसे उसे पीछे से बुला लेता है। लावण्या उसकी तरफ देखते हुए कहती है अभी ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम यहाँ तक मुझे छोड़ने के लिए आया तो मैं तुम्हें थैंक यू कहूंगी, ये नहीं लगता कि तुम्हारे लिए भी इस तरीके की कोई फॉर्मेलिटीज होगी, तो इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो। जो प्रिंसेस होती है वो काफी ज्यादा रूडली बात कर रही थी, ड्यूक वैसे कोई ये सब चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक टाइम के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूज सा हो गया था। उसके बाद फाइनली हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो प्रिंसेस होती है वो अपने कमरे के अंदर आ चुकी थी। उसे कुछ पुरानी बातें याद आ रही थी जो कि उसने कमांडर ट्विस्टन के साथ की थी। उसे वही बात याद आ रही थी कि कमांडर ट्विस्टन ने उससे पूछा था कि प्रिंसेस लावण्या का बॉडी से लपेटने का मीनिंग क्या है। इस चीज का बस एक ही मतलब बनता था कि जो ट्विस्टन है वो लास्ट नाइट लावण्या के साथ नहीं था। उसके बाद भी जो लावण्या थी वो काफी कुछ बोल गई थी ट्विस्टन के सामने, बट उस टाइम जो लावण्या थी उसने ऐसा बिहेव किया था जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। फिलहाल वो सोच रही थी अगर ट्विस्टन उसके साथ नहीं था तो आखिर वो इंसान था कौन। लावण्या सोचती है कि अगर वो ग्लास हाउस के अंदर दोबारा जाएगी तो क्या वो उस बंदे को याद कर सकती है। अचानक तभी उसके पीछे ट्विस्टन आ जाता है, जिसे देखते ही जो प्रिंसेस होती है वो थोड़ी सी शॉक होती है। लेकिन फिर वो पूछती है तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ बचा है कहने के लिए। ट्विस्टन कहता है कि मैं अपना काम कर रहा था। जो नीचे बैंकेट रखा गया था यानी कि पार्टी रखी गई थी, पार्टी के बाद उसे एक इमरजेंसी नोटिस मिली थी, इसके लिए वो जा ही रहा था। लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि जो प्रिंसेस है उसके कमरे के आसपास कोई भी नहीं है उसकी रखवाली करने के लिए। सो मैं तुरंत यहाँ पे आ गया ताकि मैं आपकी प्रोटेक्शन कर सकूं एंड आपको तो बंकेट के अंदर होना चाहिए था, आप यहाँ पे क्या कर रही हो। अगर आप चाहो तो मैं आपको वहां तक छोड़ने के लिए आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन इस उल्लू के बट्टे को क्या पता कि अभी अभी जो ड्यूक वैसा क्या वो इसे यहाँ पे छोड़ गया है। तभी अचानक से एंट्री होती है ड्यूक वैसा की। ट्रिस्टन और ड्यूक वैसर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने थे। इसको देखने के बाद लावण्या के सर में और ज्यादा दर्द होने लग जाता है। वो कहती है अब ये उल्लू का बट्टा यहाँ पे क्या कर रहा है। वही जो ट्रिस्टन होता है वो तुरंत लावण्या के कान में कहता है आप दोबारा हिज मैजेस्टी से मिलने वाली हो आज। दोबारा वर्ड सुन के जो लावण्या होती है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। तो ट्रिस्टन उसे कहता है कि तुम उसे उस दिन भी मिली थी। चीज सुन के जो लावण्या होती है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। अचानक से उसके दिमाग में काफी सारे ख्याल आने लग जाते हैं एंड उसे याद आता है कि जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा नफरत करती है एंड वो इंसान जिसके थोड़े से ब्लॉन्ड से बाल थे, इसके साथ वो उस रात थी जिसने उसे उस तरीके से टच किया था, वो बंदा वो एक्चुअल में ड्यूक वैसर था।